हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे दोस्तों वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार या 3 बार या 4 बार जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देख लेने के बाद दोस्तों आपको किसी भी बुक का थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आप इस बुक को पढ़िए, उसके बाद सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करते रहिए। आज हम पहला चैप्टर करवाने जा रहे हैं। इससे आपका हर एक एग्जाम में 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। और ये जो दोस्तों आपका बीपीएससी 2.3.0 में भी काम करेगा दोस्तों, बिहार दरोगा में भी काम करेगा, बिहार एसएससी में भी काम करेगा और बिहार पुलिस में भी दोस्तों। मतलब जितना भी कमीशन का एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया दोस्तों, आपको हर एक एग्जाम में जिस एग्जाम में आपका पॉलिटी पूछा जाएगा उसके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा दोस्तों। अब बस आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी बेसिस वीडियो है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो देखिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, और अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, भारतीय संविधान का विकास यात्रा दोस्तों। हमारे भारतीय संविधान की विकास यात्रा देखिए। आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, संविधान क्या है, संविधान का महत्व, संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मतलब जितना देख रहे हैं आपको इस वीडियो में सभी 1 से 1 घंटा ऊपर बनेगा दोस्तों। आपको पूरा कंटेंट इसमें कंप्लीट बताया जाएगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस भी इस चैनल पे कराया गया, आप उसको देखिए जाके प्ले लिस्ट में, तब आपको लगेगा कि हाँ हम क्या जानते हैं नहीं जानते दोस्तों। सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाने से आपका कुछ नहीं होगा जब तक थ्योरी आप नहीं पढ़िएगा। इसलिए आप थ्योरी पर पहले पकड़ बनाइए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है दोस्तों। सरकार का क्या होता है, संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, और संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनिमय करता है दोस्तों। देखिए प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है। तो संवैधानिक विधि जो है देश की सर्वोच्च विधि होती है, तथा सभी अन्य विधियों इसी पर आधारित है। सभी अन्य विधियां जो है इसी पर आधारित होती है। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता है। संविधान जो है दोस्तों एक जड़ दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं संविधान का महत्व। देखिए संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान जो है यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। समाज में जो है शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा निर्धारित करता है दोस्तों। फिर देखिए यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। न्यूनतम समन्वय व आपसी विश्वास हेतु को जागरूक करता, पैदा करता है दोस्तों। यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। फिर देखिए संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है दोस्तों। यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है दोस्तों। यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। और संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य
भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक दिखती है दोस्तों। संविधान एक आईना है जिसमें देश की भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। फिर देखिए, संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटिशों द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन के विधिक रूपरेखा ढांचे को तैयार किया है दोस्तों। देखिए, संवैधानिक विकास के चरण चलिए देखते हैं हम लोग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखिए दोस्तों, इससे आपको भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है सवाल दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट से। यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है, ये देखते हैं। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया दोस्तों। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई दोस्तों। कौन कौन थे? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज में है दोस्तों, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 की गई दोस्तों, जिसके अंतर्गत बंगाल, आपका बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा एम्फे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिर भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद 4 सदस्य को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों। फिर से देखिए इस लाइन को, भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद 4 सदस्य को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों। अब बंगाल के गवर्नर क्या कहा जाने लगा? 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए, इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वायरन हेस्टिंग थे दोस्तों। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वायरन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों के उपहार रिश्वत लेने के प्रतिबंध कर दिया गया दोस्तों। इस एक्ट के तहत जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार यानी रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था दोस्तों। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। फिर देखिए, अब दूसरा आपका आया अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 दोस्तों। तो इस पर देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था पहले 1773 में, उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल और बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की दोस्तों। मतलब कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। विधि मतलब कानून दोस्तों। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था दोस्तों। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या था? गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात
कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लगेगा न्यायालय की अपनी आज्ञाएं दोस्तों, न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करते समय सरकार के सामाजिक, धार्मिक और रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। फिर देखिए आपका आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दोस्तों। चलिए देखते हैं इस एक्ट को ब्रिटिश संसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण मॉनिटरिंग की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया, मतलब एक नए विभाग का गठन किया गया दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया और इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई दोस्तों। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की हुई। यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों में से महत्वपूर्ण था। पहला था देखिए, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा कारण था ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। फिर से इस लाइन को देख लीजिए, यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला था भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी पर प्रशासन संबंधी कार्यों का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर कितना 3 कर दिया गया दोस्तों, 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। फिर चार्टर अधिनियम 1813 देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी को जो है भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत दोस्तों। लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार, चाय के व्यापार पर यह एकाधिकार बरकरार रखा गया दोस्तों। कंपनी जो है चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार को बरकरार रखा था। फिर देखिए, कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई दोस्तों। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई थी। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की भी अनुमति 1833 के अधिनियम के तहत दे दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था दोस्तों? पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, चार्टर अधिनियम 1833 देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 का एक्ट देखते हैं। इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला क्या है? कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। कंपनी का जो था व्यापारिक
अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। मतलब इसमें जो चीन चाय और चीन के जो साथ था दोस्तों, वो भी एकाधिकार इसमें समाप्त कर दिया गया दोस्तों। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियों प्रदान की गई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना दोस्तों। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एक अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट ऑफ अधिनियम कहा गया। नए कानून के तहत बने कानूनों को क्या कहा गया? एक्ट ऑफ अधिनियम कहा गया दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी तक गवर्नर जनरलों की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया दोस्तों। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया दोस्तों। फिर देखिए, इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुरुआत भी किया गया दोस्तों। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर। फिर इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म और जाति और वंश और रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका दोस्तों। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट से मिलते हैं दोस्तों। चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट से मिलते हैं। और देखिए, फिर नेक्स्ट एक्ट आया चार्टर अधिनियम 1853 आया। चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर एक्ट 1853 दोस्तों। इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। इसके प्रमुख लक्षण थे, देखिए निम्न कौन कौन है देख लेते हैं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यीय की विधायिका एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया दोस्तों। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यीय की विधायिका एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो तो 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 12 हो गई। जिससे विधान परिषद कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास और बम्बई और आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधि शामिल थे दोस्तों। 6 सदस्यों में कहाँ थे? बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश थे और बंगाल, मद्रास और बम्बई और आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधि शामिल किया गया था। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई।
इसी परिषद के आगे चलकर लघु संसद, इसी परिषद को आगे चले क्या कहा, लघु संसद के रूप में ग्रहण कर लिया दोस्तों। इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी दोस्तों। इसने निदेशक मंडलों के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर क्या किया, 18 कर दी। और इसके द्वारा भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी की महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान 1853 का चार्टर एक्ट द्वारा किया गया दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1858 देखिए, 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो निम्नवत है। भारत शासन अधिनियम आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दोस्तों। यहाँ से देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में उस सदस्य को भारत का राज मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद प्रदान किया गया दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, भारत जो है राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत सचिव सहित को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य हो जो भारत में 10 वर्षों तक सेवा दे चुके हों। नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हो, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था, भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया था। 1857 एक्ट के तहत दोस्तों भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया था और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। भारत का राज सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत का जो राज सचिव था अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। यहाँ पे देखिए, गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक और आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। चलिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 देखते हैं हम लोग। इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या क्या हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1861 में भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पोर्टफोलियो कहाँ से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1861 से लिया गया दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम 1861 से। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन कौन नियम प्रावधान थे। इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। 2 सदस्यों में एक को 5 वर्ष विधि कानून संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। नेक्स्ट देखिए, वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी।
किंतु इनकी जो शक्तियाँ थे विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीय यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ये भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत हो रहा दोस्तों जितना भी। नेक्स्ट देखिए, वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी दोस्तों। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। वायसराय को आवश्यक नियम और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार समविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की दोस्तों। फिर से इस लाइन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। वायसराय को आवश्यक नियम और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संभागीय प्रणाली में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। इस अधिनियम में बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की दोस्तों। हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं। फिर देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 है। कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस अधिनियम का उद्देश्य था विधान परिषदों का विस्तार करना व अधिक शक्तिशाली बनाना दोस्तों। चलिए देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया तथा नए सदस्य भी शामिल किए गए, जिसमें 40% गैर सरकारी सदस्य होने थे दोस्तों। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधानों किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। वायसराय को स्वपरिषद विधान परिषदों में वित्तीय विषयों की विवेचना, राजस्व और व्यय एवं बजट करके प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु ऐसे विषय पर नियम बनाने का परिषद राज्य सचिव की सहमति अनिवार्य थी। ये भारत शासन परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1889 से 1891 तक अधिवेशनों में अस्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था दोस्तों। भारत परिषद अधिनियम माले मिंटो सुधार 1909 आया दोस्तों। उसके बाद इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्य क्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया और उन्हें प्रातिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। इस अधिनियम को प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था की थी दोस्तों। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा दोस्तों। विधि सदस्य थे ये। क्या थे? विधि सदस्य थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया दोस्तों। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया और सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया दोस्तों। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई 1909 भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत दोस्तों, जिसमें प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स
चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व, जमींदारों को जो है पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया दोस्तों। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राय सचिव थे दोस्तों। जॉन मार्ले जो इंग्लैंड में, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राय सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, लॉर्ड मिंटो को क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए भारत शासन अधिनियम 1919 देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय। मॉन्टेग्यू थे राज्य सचिव थे भारत के। चलिए प्रमुख प्रावधान देखिए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना। केंद्र में क्या किया गया था, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अब प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा, प्रथम राज्य परिषद दूसरी केंद्रीय विधानसभा थे दोस्तों। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया था। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था। एक था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित दोस्तों। चलिए हस्तांतरित विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वशासन शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग और सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे दोस्तों। किसमें, हस्तांतरित विषय में दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, इसमें शिक्षा था, पुस्तकालय था, स्थानीय स्वशासन शासन था, चिकित्सा सहायता था, सार्वजनिक निर्माण विभाग और उद्योग और सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इन विषयों पर संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। और दूसरा था दोस्तों आरक्षित विषय, रिवाइज सब्जेक्ट। इसमें था आरक्षित दोस्तों, रक्षा था, विदेश मामले, वित्त था, भूमि कर था, अकाल सहायता, न्याय था, पुलिस था, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद और मोटर गाड़ियों, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं इसमें उपलब्ध थे आरक्षित विषय में दोस्तों। आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से संचालित होता था दोस्तों। देखिए विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। एक निर्वाचित यानी इलेक्टेड, दूसरा मनोनीत सरकार नॉमिनेटेड गवर्नमेंट, और तीसरा था मनोनीत गैर सरकारी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71%, मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 18%, तब मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% रखी गई दोस्तों। चलिए सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी की गई। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसके तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1919 के तहत दोस्तों। निर्वाचक क्षेत्रों में 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था सामान्य तथा दूसरा विशिष्ट था। सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अंग भारतीय सिख आदि आते थे दोस्तों। जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों था, विश्वविद्यालयों, व्यापार और मंडलों आदि की प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों को, ईसाइयों,
अंग भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया दोस्तों। इसमें सांप्रदायिक आधार पर किसको किसको दिया था? सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। इसमें केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। लेकिन केंद्रीय विधानमंडल में केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। किसके पास था अंतिम निर्णय? गवर्नर जनरल के पास। प्रांतीय विधानमंडल में प्रांतीय विषयों पर के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु ये अधिकार गवर्नर के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित था दोस्तों। नोट में देखिए, इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिल गया दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनिल कार्टिस थे। कौन थे? लियोनिल कार्टिस प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे। इस अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ति करने में असफल रहा और यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था दोस्तों। और साइमन आयोग, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 1919 के एक्ट के सुधारों की समीक्षा के लिए किया गया था। इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। इसी संदर्भ में साइमन गो बैक का नारा प्रचलित है दोस्तों। 1927 में गठित और 1930 में रिपोर्ट दोस्तों। गठित कब हुआ था साइमन कमीशन? 1927 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? तो 1930 में दोस्तों। देखिए, कुछ स्रोतों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि सुधार की लगातार मांग और असहयोग आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार 1928 में एक कानूनी आयोग, साइमन आयोग नियुक्त किया, जिसने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये हम लोग आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 देखते हैं। 1930-32 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संतुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी जाए और संघ की 2 इकाइयां थी, एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा दूसरा था देशी रियासतें। केंद्र में